अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम यूथ फोरम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे मुल्क की आबादी में जो एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है वो नौजवानों का है। तवक्कु है कि आने वाले वक्त में 2020 के आखिर तक हमारी जो नौजवानों की आबादी है वो तकरीबन 34% से ज़्यादा होगी। ऐसे में जो हमारी नौजवान हैं उन पे काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं और उन पे काफ़ी सारी तवक्कुआत हैं। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ये हमारे मुल्क का असासा है, ये हमारे मुल्क को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। कभी कभी इन तवक्कुआत और ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कभी कभी काफ़ी सारे स्ट्रेस और परेशानियों का शिकार होते हैं। ऐसे में जो है वो बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रते हैं। तो कैसे इन मुश्किल अवकात का सामना करें और कैसे एक बैलेंस पर्सनालिटी कायम रखें, इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। इस हवाले से जो आज का हमने मौजू चूज़ किया है वो है प्रेजेंट डे चैलेंजेस इन लाइफ एंड रोल ऑफ काउंसलिंग। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक ख़ास मेहमान को और चंद दोस्तों को। तारुफ करते हैं अपने मेहमान से। आप हैं डॉक्टर निसार वानी, जो कि प्रोफेसर है साइकोलॉजी के और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। सर खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। चंद दोस्त भी हैं हमारे साथ। आप हैं डॉक्टर शबीर, तशरीफ़ फरमा है उल्फत अली लोन और साथ देंगी हमारा कुरतुल ऐन अली। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाजरीन, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो इंडिया है इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों हम इतने डिप्रेस्ड हैं? 10 आउट ऑफ 9 जो भी है वो डिप्रेस्ड है, ऐसा क्यों? महनाज जी, मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दे सकता हूँ। बेसिकली हमारी सोसाइटी में, चाहे इंडिया हो, जम्मू कश्मीर हो या कोई भी स्टेट हो इंडिया की, हमारे को देयर इज़ लैक ऑफ काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है, जो कि हमारे इन सोसाइटीज़ में अवेलेबल नहीं है। काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो, आँख में प्रॉब्लम हो, टूथ में प्रॉब्लम हो, तो वो स्ट्रेट वे हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, तो ट्रीटमेंट अपना करा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात यहाँ पे शेयर करना मुनासिब समझूंगा कि इंसान जो है अकेला नहीं होता है। इंसान के पास दो वर्ल्ड्स होते हैं, दो दुनिया होती है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, सर से लेके पाँव तक जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनको हम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ऑर्गन्स कहते हैं। तो दूसरी एक दुनिया हमारे पास होती है, दैट इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। जी सर। अनफॉर्चुनेटली जब हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है, जैसे मैंने आपको कहा कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई खामी हो जाती है तो हम जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोग ट्रीटमेंट अपना करा लेते हैं। लेकिन जब भी हम साइकोलॉजिकली अनसाउंड होते हैं, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होते हैं, तो हम लोग वी टर्न अ डेफ ईयर, हम लोग इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। सर क्या वजह है, क्यों नहीं हम ध्यान देते हैं? यस, तो इसमें हमें ये बेसिकली देयर इज़ द लैक ऑफ काउंसलिंग। हमारे को काउंसलिंग, हमारे को अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है। मेरी इंटरेक्शन बड़े बड़े लोगों के साथ होती है, बड़े क्वालिफाइड लोगों के साथ होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इवन होती है। तो उन लोगों को भी पता ही नहीं है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो हमारी नफ्सियाती दुनिया है, वो क्या डिमांड करती है। उसको फैशनेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको संवारने के लिए हमें किन किन चीज़ों की बारे में सोचना चाहिए। सर आपने बात करी कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है काउंसलिंग के लिए। सर इवन अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं ये कोई बंदा डिप्रेस पर्सन है, वी हेजिटेट कि हम काउंसलर के पास जाए। एक बहुत सारे सोशल स्टिग्मास एसोसिएटेड है इसके साथ। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यस, हमारा ये जो अप्रोच है, ये जो माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हम लोगों को अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा उल्टा वहाँ पे देखा जाए, उल्टी नज़र से देखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमारा बायोलॉजी, हम लोग एक आँख के बगैर जी सकते हैं, चंद दांतों के सहारे जी सकते हैं,
अगर कोई और प्रॉब्लम हो एक टांग पे जी सकते हैं हम, लेकिन हमारे को अगर साइकोलॉजिकल नफ्सियाती दुनिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम, अल्लाह बचाए ऊपर वाला बचाए, हम लोग अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरह से ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। जिस फील्ड में हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम कोई भी और प्रोफेशनल काम हमारा है, हम लोग उसमें अच्छे से अपना योगदान, अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं। जी सर, आगे और बात करेंगे। राइट। शबीर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो सर ने बात करी काउंसलिंग की अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, तो जो हमारे यहाँ पर साइकेट्रिक इलनेसेस जो हो रही हैं, जो राइज हो रही हैं, अभी हमारा रिपोर्ट आया था उसमें ज़्यादातर एसोसिएट जो नंबर है, मेजॉरिटी है, वो ख़वातीन का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ख़वातीन क्यों शिकार हो रही है? ख़ासतौर पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्म है, वो ख़वातीन का एक काफ़ी सारा चंक जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है। क्या ख्याल है आपका इसके? तो जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक है, तो अगर हम साइकोलॉजी की जो लिटरल मीनिंग लेंगे वो है इल्म नफ्सियात, यानी ये दिल और दिमाग। अगर हम माइंड की बात करेंगे, दिल और दिमाग तो बनता है तो माइंड बनता है, तो साइकोलॉजी की बात हमने की है, यह है इल्म नफ्सियात। तो आपके सवाल का ताल्लुक है कि ख़वातीन में ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिट करते हैं तो तब से कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक, चाहे फीमेल चाइल्ड हो चाहे मेल चाइल्ड हो, तो तब से वो जवानी की दहलीज में कदम रखता है, यूनिवर्सिटी तक जाता है। तो इसमें हम स्ट्रेस कर, खासकर पहले पेरेंट्स इसकी जिम्मेदार होती है कि वो इसको स्ट्रेस करते हैं, आपको इस फील्ड में जाना है। यानी पहले हम राइट टू एक्सप्रेशन एंड द फ्रीडम इसे छीन लेते हैं। यानी खासकर फ्रीडम लेते हैं कि इस लिटिल वर्ल्ड में वो बच्चे वो फ्लाई ओवर करेगा, वो अपना एक आशियाना बनाएगा, लेकिन पेरेंट्स इसमें रुकावट बनती है कि वो इसको वो फ्रीडम नहीं मिलती है कि किस फील्ड में वो जाएगा। फिर वो जब मैं स्कूल में एडमिट होता हूँ, वहाँ टीचर्स का रोल होता है, तो टीचर्स ऐसी काउंसलिंग नहीं करते, ऐसी अवेयरनेस नहीं देते हैं कि इन बच्चों को, ताकि वो आगे अपने बलूगियत के ज़माने में, कॉलेज लेवल के ज़माने में किस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, इसमें अपना कमाएंगे। हाँ, तो इसके मतलब मैं शायरी मशरिक़ अल्लामा इकबाल के साथ ये जो करता हूँ कि उनकी जो पैगाम है नौजवानों के नाम है कि हर फर्द है, हर अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा, कि जवानों को मेरी आवाज़ सहर दे, फिर शाहीन बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरी बसीरत आम कर दे। बहुत खूब, माशाअल्लाह। और उल्फत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन्होंने बात करी स्कूल एनवायरनमेंट की, स्कूल से ही हमारा डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। डू यू अग्री कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो मशीन्स बन गई है, वी जस्ट कम एंड ट्रेन ग्रेजुएट्स? I think schools have become the machines of finance, of getting the money and generating the money. So आजकल जो बेशक इन्होंने जो बोला कि जो schools है ये वहीं से start होता है। मुझे लगता है कि जब एक स्ट्रेस की पहले ही सबसे बड़ी बात आपका बैग वो कितना ही बड़ा होता है, उसका वेट कितना होता है, एक बच्चे से ज़्यादा वेट होता है, तो उस बच्चे को उम्र भर ही लगता है कि लेकिन आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल किया कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, डेफिनेटली, बट दैट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, जो अभी प्रैक्टिस में है, मैं वो उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो अभी ऑन पेपर से दैट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। सो स्कूल में पहले से ही आपको बताया जाता है कि आपको एक बोझा मिल रहा है, आपका बोझा स्टार्ट हो गया, अब ये आपके पूरे लाइफ में जाता रहेगा। और देखिए जो ऑलरेडी जो यूथ जो एक स्टेज होती है, ये ऑलरेडी एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली स्टेज होती है, बिकॉज इट इज़ द मीडियम फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो इसमें ऑलरेडी एक कंफ्यूजन होता है, तो इसमें काउंसलिंग की ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, जैसे सर ने भी बोला, और आज का हमारा मौजू भी इसी पे है। तो इसमें इसमें जो टीचर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है, पेयर ग्रुप आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स उनका बहुत रोल है। जी आगे और बात करेंगे। कुरत, आपको लगता है इन्होंने बात करी कि हमारा पेयर ग्रुप, हमारा टीचर जो है और जो पेरेंट्स हैं वो काउंसलर का रोल अदा कर सकते हैं। डू यू फील कि हमारे स्कूल्स में जो है वहाँ पे डर्थ है काउंसलिंग सेंटर्स की, और अगर वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स होते तो हमारी सिचुएशन आज कैसी होती? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि काउंसलिंग का हमारी स्कूल्स में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे फर्स्ट जो छोटी लेवल पे हमारे बच्चे जो होते हैं उनका पूरा माइंड डेवलप नहीं होता, हो गया होता है उस टाइम, तो उनको उस टाइम काउंसलिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। अब हम ये दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, आप आज देखो कि उनके पास सिलेबस कितना है। अब सिलेबस देखो, मैं खुद देख रही हूँ अपने बच्चे, मतलब घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे इतने बुक्स होते हैं, मैं इतना मतलब इस लेवल पे मैं बोर हो जाती हूँ, तो उनकी तो बात ही नहीं है।
चलो ओके, आगे और बात करेंगे। सर यहाँ बात हो रही है हमारे स्कूल सिस्टम की, हमारे बुक्स की, इन्होंने बोला इतनी सारी बुक्स होती हैं, तो लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग सर, हम कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है अभी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की सिचुएशन है, अगर आपने इस फला एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया यू आर नो वेयर, तो हमें बेस्टेस्ट वर्जन जो अपना है वो देना है किसी भी फील्ड में। ऐसे में हमारे पे बहुत प्रेशर है, हमारे पे बहुत स्ट्रेन है, तो ऐसे में क्या हो जाता है जब हम इतने वीक हैं, हम उस स्ट्रेस और स्ट्रेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि हम सुसाइड पे स्विच हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा इंडिया में है अराउंड 40 मिनट्स में एक सुसाइड हो रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन? महनाज जी, बेसिकली मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का भी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं। मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि जो टेस्ट्स हम यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में 5th लेवल पे, 6th लेवल पे, क्लास 6 ग्रेड 6th लेवल पे की जाती है। अभी यहाँ हमारी सोसाइटी को एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया क्या J&K में उसकी हवा भी नहीं लगी है, हमें तो मालूम ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक मैड रेस लगाई हुई है कि हम अपने बच्चे को इस प्रोफेशन में जाना ही जाना है, चाहे whether that person is fit for that or not, he is fit for, basically God has bestowed us with a number of qualities। उन्होंने हमें अलग अलग क्वालिटीज दे के रखी हुई है। एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, दूसरा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तीसरा अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, चौथा अच्छा टेलर बन सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों ने बस ये माइंड सेट करके रखा हुआ है, नहीं हमें तो कंपटीशन में दौड़ना है। हम लोग काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, उससे ये नतीजा निकलता है कि हम लोगों का बच्चा जो है उसकी क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, वो हमें मालूम ही नहीं पड़ती है। तो नतीजा ये निकलता है कि वो थ्रू द लाइफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब नहीं होता है। मुझे लगता है मेरा यहाँ पे पॉइंट है कि आपने जो बोला कि कंपटीशन है, कांट वी डू वन थिंग कि हम जो जनरलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको ना पढ़ने के बगैर हम स्पेशलाइज्ड एक ही सब्जेक्ट को पढ़े। आप साइंस भी पढ़ते, हिस्ट्री भी पढ़ते, मैथ भी पढ़ते, उर्दू भी पढ़ते, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो और उसी का बोझा लेकर जाओ और उसी में आगे जाओ। सपोर्टिंग दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नहीं, बेसिकली 10th लेवल तक तो सब सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज तो सब होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी काउंसलिंग न करके, काउंसलिंग के बारे में हमें मालूमात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की कि बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन उनको पूछता हूँ कि काउंसलिंग के बारे में कुछ पता है, वो बोलते हैं नहीं ये तो हमें मालूम नहीं है। काउंसलिंग हमारी होती है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे रिलेटिव्स की तरफ से, जो भी काउंसलिंग वो करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल काउंसलिंग वो होती है। फॉर्मल काउंसलिंग के लिए हमें काउंसलिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों को पहचान सके कि इनमें कौन सी कैपेबिलिटी है, किस वे में ये जा सकता है, किस वे में इसको कौन सा सब्जेक्ट दे हम। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूं यहाँ पे, वो बड़ा ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है वो। तो उसने मुझे एक बार कहा, यार आप कई प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बेंगलोर वो मेरे को चाहता था कि मैं ले जाऊँ उसको। मैंने कहा क्यों? कहा कि मैं वहाँ गाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप यू आर एन IAS ऑफिसर, व्हाट अबाउट द सिंगिंग? तो मुझे समझ आ गया, नहीं ये तो मामला है कि इसका जो स्पेसिफिक फैक्टर, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट, मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको सुपीयरमैन कहते हैं, उन्होंने ये सुपीयरमैन, उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 2 फैक्टर थ्योरी उन्होंने दी हुई है। तो एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक, अपना एक स्पेसिफिक फैक्टर इंसान को होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसको इनकलकेट करने की जरूरत है। तभी कोई प्रेशर, यस, उसको इनकलकेट जब हो जाएगा तो वो अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है अपने फील्ड में। Who will identify that specific factor? Yes. Whose role is there? It is the role of the teacher. It is the role of the counselor. जरूरी है कि हम लोगों को काउंसलिंग सेल्स बनानी चाहिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर कम्युनिटी सेंटर्स में एक एक काउंसलर होना चाहिए। तभी तो हम अपनी इस कम्युनिटी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। सर हमें साइंटिफिकली हमें इन चीज़ों को डील करना है। जी यस। तो सर आपने बात की है ये काउंसलिंग की। सर 21वीं सदी को एक कहावत है, ये एक रिपोर्ट में आया, एक मैगजीन में आया है कि 21वीं सदी परेशानी की सदी है। यानी हर
किसी का जहन परेशान रहता है। तो Decade वजह है of कि stress. अगर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं घर में कि पेरेंट्स इसमें जिम्मेदार, पेरेंट्स उनको सोशल लाइफ गुजारने की ये एनकरेज नहीं करते, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये देखने में खासकर कश्मीर में कि सोशल लाइफ इनमें मनफी रुझान पैदा होती है, इसमें मनफी रुझान की तरफ उनका रुझान हो जाता है कि अगर आप घर से बाहर जाओगे आपकी काउंसलिंग ठीक नहीं होती। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो कि क्या सोशल लाइफ का होना ज़रूरी है? क्योंकि हेल्थ की भी डिफिनेशन है कि सोशली फिट होना चाहिए। अगर कोई तन्हाई में रहना चाहता है तो लोग इसको अजीब गरीब नज़रों से देखते हैं कि मैं एक बात यहाँ पे आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको अगर लिटरेट अपने बच्चे को बनाना है उसको अपने घर में ही बनाओ जी, उसके जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और व्हाटएवर जो भी कंटेंट है उसको घर में आप अच्छे से सिखा सकते हैं, किसी टीचर को बुला के या खुद। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, आपको उनको स्कूल में डालना है, उसको पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन उसकी होनी चाहिए, उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए, उसको कॉलेज में डालना चाहिए। एजुकेशन इज basically defined as the all-round development. Right. Sir, It is not only the हमारे learning of the content. multidimensional. Yes, it should fascinate your personality. Whenever it doesn't fascinate your personality, जब ये आपकी personality को, आपकी शख्सियत को संवार नहीं पाती है, I'm sorry, इसको एजुकेशन हम नहीं कह सकते, इसको लिटरेसी कहते हैं। आपको नहीं लगता है हमारे एजुकेशन में इतनी सारी लकूनाज है कि हमें ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और हमारे जो हमारे स्कूल्स है वहाँ पे काउंसलिंग का कोई यही नहीं है, तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग इन इट? पॉलिसी मेकिंग क्या कर रही है? नहीं, बेसिकली मैंने पिछली बार मैं डीयू में एक कॉन्फ्रेंस में लीडरशिप समिट मैंने वहाँ पे अटेंड की, तो वहाँ पे जो नया एजुकेशन कमीशन रादर नॉलेज कमीशन आ रहा है उसमें इन चीज़ों का प्रावधान रखा हुआ है कि हम लोगों को वो मिशन तक्षशिला एंड मिशन नालंदा, हाँ यस, वो कर रहे हैं, उसी के बेस पे उन्होंने नॉलेज कमीशन बना दिया। तो उसमें क्या क्या मेन जो पॉइंट्स है वो यही है कि एक ह्यूमन बीइंग को एक मशीन ना बनाओ, उसको ह्यूमन बीइंग ही रहने दो, उसको उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारी सोसाइटी के लिए। वो बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने दिए। सर, हमारी काउंसलिंग का है, हमारे पास करियर काउंसलिंग है, हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है। तो एक इंसान को कब पता चले मुझे किस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है? इंसान को अपने आप को पहले पहचानना चाहिए। जैसे मेरे को पता है कि मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी नाक लंबी है या छोटी है, जब मैं ये पहचानता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरी और एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी नफ्सियाती दुनिया को पहचानूँ, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, मैं इमोशनल कब हो जाता हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ या नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या डिटरमाइन करती है, मेरे टेस्ट्स क्या डिटरमाइन करते हैं। इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मैं अच्छा इंसान भी बन सकता हूँ और सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और व्हाटएवर बिजनेसमैन अच्छा बन सकता हूँ। जब मुझे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पेरेंट से प्रेशर वगैरह लेते हैं, नहीं आप ये करो, वो कहते हैं हमें आपको ये डायरेक्शन लेनी है, आपको ये वाला फील्ड चुनना है, तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ, हमारा बच्चा अपने आप को पहचान नहीं पाता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसकी क्या कैपेसिटी है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द काउंसलिंग हम लोग काउंसलर के पास उसको नहीं ले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ JNK में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं। वहाँ पे ब्रेन मैपिंग में बच्चे का जो है सब कुछ निकल आता है कि इसका टेस्ट क्या है, इसका फील्ड सबसे अच्छा क्या रहेगा, ये फिजिक्स में अच्छा रहेगा, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और बिजनेस में। वो अच्छे से वहाँ पे वो ब्रेन वेव्स डिटरमाइन करते हैं। जो काउंसलर होगा सर, वो मिसाल के तौर पर अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे वो बीमारी के मतलब बता देगा, लेकिन क्या हर किसी काउंसलर में ये कैपेसिटी है कि वो हर किसी फील्ड में वो अच्छा मशवरा देगा? क्या इसमें भी स्पेशलाइजेशन हमें देखनी है कि काउंसलर कैसा किस फील्ड में ताल्लुक रखता है, किसी फील्ड में? ये सब कोर्स जैसे कैरियर काउंसलिंग आपको करनी है तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस लग रहा है, दुखी लग रहा है, आपने कहा कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां हैं, ये हमने साइकेट्रिस्ट्स को ये वाला जॉब दे दिया है। सर एक सेकंड सर, ये कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसको फिजिकल ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है? कैसे हमें वेरी इनिशियल बेस पे हम इनिशियल बेस पे शाबाश।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. बेसिकली हम लोग जब काउंसलर के पास जाते हैं ना, वो कुछ टेस्ट डिवाइस किए हैं साइंटिस्ट्स ने, टेस्ट डिवाइस किए हैं. जैसे सिट्रस किसी में है तो सिट्रस के लिए अलग सा एक टेस्ट है, एक क्वेश्चन ईयर है. डिप्रेशन है, डिप्रेशन के लिए बैक डिप्रेशन स्केल तो शायद आपने पढ़ी होगी. तो इसी तरह एटीट्यूड स्केल है, ड्रॉ ए मैन टेस्ट है, कुछ प्रोजेक्ट, हाँ ये स्टैट है, वैस है, ओके, बड़े सारे टेस्ट के जरिए. लेकिन जो काउंसलर होता है ना, जैसे साइकोलॉजिकल कोई नफ्सियाती बीमारी के बारे में, उनको तो वो प्रोफेशनल होता है, उसको तो पता होता है कि अगर ये बंदा ऐसी बातें करता है तो इसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है. वो तो खुद ही पहचान जाता है, वो तो खुद ही पहचान जाता है, लेकिन अपने आप को पता नहीं होती है कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है. सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर, ये तो आपने आउट साइड की बात की सर. जब हम बाहर निकलेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन घर में हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? घर में जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी होती है, हाँ बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे हमें पता मुझे कैसे पता चले whether the person is in stress or whether person is anxious. ऐसे क्या signs हमें मिले कि मुझे पता चले whether I'm in stress, whether I'm in depression. Her question is like that. Yeah, sure, very nice. Basically अगर आप एंग्जाइटी की बात करें या सिट्रस की बात करें, हम एंग्जाइटी को लेते हैं. जब हमें लगता है कि हम लोग बार बार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बार बार बेकरार रहते हैं, जैसे अब की बात, इसके बाद मुझे घर जाना है, मुझे गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मेरा जो और कोई काम है यहाँ पे मेरा वो होगा या नहीं होगा. इसके बारे में थोड़ा सा हम एंग्शियस होते हैं, तो मुझे खुद ही पता चलता है कि मेरे को जैसे साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है. जैसे फिजिकल में हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, फटीग हो जाता है, या ओबेसिटी हो जाती है, आपका जो डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम हो जाता है. और साइकोलॉजिकल में आपका, लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द टॉपिक. सर, जो हमारा यहाँ पे ये है, मोर देन 49% ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन इज डिप्रेस्ड. काउंसलिंग की बात होगी तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें, तो डू यू फील हमारे पास इनफ साइकेट्रिस्ट्स हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, या जहाँ के हमारे पास सिंगल साइकेट्रिक हॉस्पिटल है यहाँ पे थ्रू आउट कश्मीर में? बेसिकली ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है. हमारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जितना उसको होना चाहिए, जितनी फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए है नहीं. 4% लोग, 4% लोग जिनको नफ्सियाती बीमारियां लग जाती है, चाहे कोई भी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया और व्हाटएवर, 4% लोग हम उनमें से साइकेट्रिक हॉस्पिटल कंसल्टेशन के लिए जाते हैं. एक तो फैसिलिटी बिल्कुल ही कम है, दूसरा लोगों को अवेयरनेस नहीं है. हमें क्या चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट, रादर तहसील लेवल पे हमें एक या दो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे लोगों को इसके यस अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स, अबाउट ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वी नीड टू हैव साइकेट्रिस्ट्स, वी नीड टू हैव साइकोलॉजिस्ट्स फॉर काउंसलिंग एंड ऑल दैट. ठीक, तो इसके बगैर चाहे किसी रिमोट एरिया में कोई बंदा रहता है, उसको उम्र भर पता नहीं रहता कि उसको कौन सी प्रॉब्लम हो गई है. जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ. कोई बंदा वॉशरूम में आधा घंटा, पौना घंटा लगाता है, लगाने चाहिए 5 मिनट, ठीक है. थ्रू आउट लाइफ, या वो गाड़ी ड्राइव करता है, जब गाड़ी से निकल आता है तो गाड़ी की खिड़की बार बार खींचता है, ओके, या घर में ताला बंद कर लेता है तो ताला जो है वो बार बार वापस आके उसको खींचता है. लेकिन थ्रू आउट लाइफ, अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट लाइफ उसको पता ही नहीं चलती है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है मुझे. उसको अंदर से है नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो काउंसलर के पास जाता नहीं है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग नहीं होती है, क्योंकि वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट एज वेल कि अपने सिटीजन्स के हेल्थ का ख्याल रखे, जिसमें हमारा जैसे हमारा आयुष आया है, उसमें हमारे हेल्थ का काफी सारा ये है कि इसमें हमारे मंथली चेकअप्स होने चाहिए, ईयरली चेकअप्स होने चाहिए हमारे सिटीजन्स के, उससे पता चलेगा. सर, जो हमारा एक रीसेंट रिपोर्ट आया था, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द सैडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वायरस डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द जी, और इनका लाइफ स्पैन भी अच्छा है. तो सर, जो फैक्टर्स है जिन पे इनको हैप्पीएस्ट दिया गया है वो है एजुकेशन, फ्री फ्रॉम करप्शन एंड स्टेबल
स्टेबल गवर्नमेंट। सर आपका क्या ख्याल है, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए टुवर्ड्स सिटीजन, और इस जो हमारा ये स्ट्रेस एपिडेमिक है हमारी सोसाइटी, कैसे इससे बाहर निकला जाए, हमारी पॉलिसी मेकिंग का क्या रोल होगा इसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने महनाज जी। बेसिकली जिस तरह से हम नए नए हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव हमने हॉस्पिटल खोले हैं, फैसिलिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रखी हुई है, लेकिन एक बात है कि साइकोलॉजिकल, इस नफ्सियाती बीमारियों के बारे में हम लोग कोई प्रावधान वहाँ पे नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए कि इस बारे में पूरा जोर दे, ताकि हमारी जो नफ्सियाती दुनिया के बारे में, हमारी नफ्सियाती बीमारियों के बारे में जो है एक अवेयरनेस, पहले कैंपस हो, सेमिनार्स हो, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, कॉलेजेस में होती है, हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कराई हुई है इस पे, लेकिन दैट विल नॉट सफाइस, वो काफ़ी नहीं है। हम लोगों को घर घर जाके मुहिम चलानी पड़ेगी, गांव जाके, शहर जाके, कि हमारी एक नफ्सियाती दुनिया भी होती है, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है हमारी, उन चीज़ों के बारे में हमें उनको लोगों को अवेयर करने की जरूरत। सर आपका वी आर रनिंग एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम, फैसिलिटेट करे। यस सर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा हमारे नाजरीन के लिए, और कैसे हम अपनी नशोनुमा और नफ्सियात का ख्याल रखें? मेरी गुजारिश नाजरीन के लिए यही रहेगी कि हम लोगों को जिस तरह हम अपने बायोलॉजिकल, मैं एक बार फिर दोहराऊं, बायोलॉजिकल दुनिया को, चाहे हमारे जो भी ऑर्गन्स है, म्यादा है, दांत है, अंतड़ियाँ हैं, कुछ भी हो, सर है हमारा, हम लोग उसको बड़ा केयर करते हैं डॉक्टर के पास जाके, ठीक, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो उसको संवारते हैं, लेकिन हम अपनी नफ्सियाती दुनिया को भी संवारें, हम अपने आप को पहचाने, हमारी नफ्सियाती दुनिया क्या डिटरमाइन करती है, हमारी कौन सी कैपेबिलिटीज़ है, हमारा पैशन क्या है, हमारे टेस्ट्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, इन चीज़ों को हमें संवारने की, जानने की ज़रूरत है और संवारने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दीज वर्ड्स ऑफ विजडम। आप यहाँ पे आए, हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको फिर से दावत देंगे सर इंशाल्लाह। थैंक यू। कुर्रत और उल्फत, शबीर, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। तो नाजरीन, आज के शुमार में बस इतना ही। जाते जाते मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि हर मुश्किल का सामना सब्र और मुस्कुराहट से करिए, और ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग ज़रूर लें। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अकाबिर रूह जब पैदा होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों पे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।